नेक्स्ट है इसमें समानता के विभिन्न पक्ष। समानता के जो अनेक पक्ष हैं उसमें फर्स्ट है वैधानिक पक्ष, सेकंड है राजनीतिक पक्ष, थर्ड है सामाजिक पक्ष और फोर्थ है आर्थिक पक्ष। आज हम चर्चा करेंगे इसमें समानता के वैधानिक पक्ष पर या कानूनी समानता पर। वैधानिक समानता या कानूनी समानता, इसका साधारण सा अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को कानूनी अधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। कानून की दृष्टि में ऊंच नीच, धनी निर्धन, गोरे काले, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रंग, जाति, नस्ल, धर्म, वंश, संपत्ति, प्रतिष्ठा, इनमें से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कानून द्वारा कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। वैधानिक समानता के जो अर्थ की सटीक एक व्याख्या है वो दी है J.R. ल्यूकस। J.R. ल्यूकस कहते हैं कानून के समक्ष समानता हमें समान व्यवहार की नहीं अपितु कानून तक समान पहुंच की गारंटी देती है। कोई भी व्यक्ति इतना निम्न नहीं है कि उसे न्यायालयों तक पहुंच करने का अधिकार न हो। कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी ही ना हो। कोई भी न्यायालयों की सहायता ले सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालयों के प्रति परिपालक होना अनिवार्य है। तो J.R. ल्यूकस के कथन का सारांश क्या है कि जो समानता का वैधानिक पक्ष है वो सभी व्यक्तियों को कानून तक पहुंच की गारंटी देता है। इसके बाद है समानता के वैधानिक पक्ष की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का सामान्य सा अर्थ यही है कि कानून किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता। कानून के क्षेत्र में ऊंच नीच, धनी निर्धन, गोरा काला, जन्म या जाति, इनमें से किसी भी तथ्य का कोई वैधानिक महत्व नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है। सेकंड है इसमें कानून की समान सुरक्षा। कानून की समान सुरक्षा का सामान्य सा अर्थ यही है कि एक से स्थितियों में एक से व्यक्तियों को कानून की समान सुरक्षा प्राप्त होगी। यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे निश्चित कानून के अनुसार निश्चित वैधानिक विधि द्वारा दंड दिया जा सकता है। कानून किसी एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं है बल्कि सभी को समान सुरक्षा प्रदान करता है। न्याय करते समय कानून के आधार पर न्यायालयों द्वारा किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की समान सुरक्षा के बारे में डायसिक विचारक हुए हैं, वो लिखते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या करों को एकत्र करने वाले अधिकारी तक प्रत्येक व्यक्ति वैधानिक अधिकार क्षेत्र से बिना किए कार्य के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि कोई अन्य सामान्य नागरिक। माने जब तक व्यक्ति ने किसी कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया और वो उल्लंघन सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता और उसको दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें कानून का शासन। जिस किसी देश में कानून का शासन होता है वहाँ कानून ही सर्वोच्च होता है। देश में कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई संस्था कानून से ऊपर नहीं होती और साथ ही देश के न्यायालयों में साधारण वैधानिक विधि के अनुसार जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से फॉलो करने के बाद ही कानून की स्पष्ट अवहेलना सिद्ध किए बिना किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। माने किसी व्यक्ति को दंड तभी दिया जा सकता है यदि उसने किसी निश्चित कानून की अवहेलना की है और उसकी अवहेलना न्यायालय में निश्चित वैधानिक विधि के अनुसार सिद्ध हो गई है। माने जब तक व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तब तक देश का कोई भी कानून, कोई भी न्यायालय उसे दोषी या अपराधी घोषित नहीं कर सकता और उसे दंड नहीं दे सकता। नेक्स्ट है इसमें भेदभाव का निषेध।
समानता का जो वैधानिक पक्ष है वो ये मांग करता है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। समाज में धर्म, जन्म, जाति या किसी अन्य आधार पर जो सामाजिक पक्षपात पाए जाते हैं, कानून द्वारा ऐसे भेदभावों को वैधानिक अपराध घोषित किया जाना अनिवार्य है, ताकि ये जो भेदभाव समाज में व्याप्त हैं वो समानता के वैधानिक पक्ष के मार्ग में बाधा सिद्ध ना हो। नेक्स्ट है इसमें सार्वजनिक पदों की नियुक्तियों के लिए अवसरों की समान प्राप्ति। सरकार के पास, राज्य के पास लोगों को देने के लिए क्या है? पद और पुरस्कार। तो राज्य द्वारा, सरकार द्वारा पद और पुरस्कारों का वितरण करते हुए किसी भी आधार पर लोगों से भेदभाव ना हो। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक पदों की नियुक्तियों के लिए स्वतंत्र अवसर सभी योग्य व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। सार्वजनिक पदों के लिए विशेष योग्यताएं निश्चित की जा सकती हैं, लेकिन ऐसी योग्यताएं किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं हों, बल्कि सभी के लिए समान रूप से निश्चित की जाए। नेक्स्ट है इसमें संरक्षित भेदभाव की आज्ञा। वैधानिक समानता के द्वारा जो वैधानिक समानता का पक्ष है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो निर्बल वर्ग या पिछड़ी जातियां हैं उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए संरक्षित भेदभाव किया जा सकता है। जैसे हमारे अपने देश में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को शताब्दियों से ही समाज से उपेक्षा मिली है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसे व्यवहार के कारण इन लोगों का मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक किसी भी तरह का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। यदि इन लोगों को विशेष सुविधाएं और विशेष रियायतें ना दी जाएं, तो ये लोग समाज में आगे भी पिछड़े ही रहेंगे और निरादर इनका होता रहेगा। इनके आत्मसम्मान को, इनके गौरव को ठेस पहुंचती रहेगी। तो ऐसी अवस्था में वैधानिक समानता का महत्व बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वैधानिक समानता फिर इनके लिए तो ना के बराबर होगी। तो ऐसे में वैधानिक समानता की धारणा इस बात की हमें आज्ञा देती है कि ऐसे निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लिए विशेष रियायतें एवं सुविधाओं का प्रबंध किया जाए, और ऐसा जो वैधानिक प्रबंध है वो वैधानिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें विशेषाधिकारों का निषेध। समानता का जो वैधानिक पक्ष है ऐसे विशेषाधिकारों का निषेध करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को कानून के सामने कोई विशेष स्थिति प्राप्त होती हो। गुणों के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के जो लोग हैं उनको कुछ विशेषाधिकार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे अधिकार उन्हें कोई विशेष वैधानिक स्थिति प्रदान नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो ऐसा व्यक्ति समानता के वैधानिक पक्ष के जो सिद्धांत है उससे फिर ऊंचा हो जाएगा। फिर समानता के वैधानिक पक्ष का कोई महत्व ही नहीं रहेगा कि यदि कुछ जो लोग हैं वो वैधानिक दृष्टि से ही बाकी लोगों से यदि श्रेष्ठ माने जाते हों, तो सरकारी अधिकारी या विधायक या शासन के प्रबंध से जुड़े हुए कुछ जो अन्य व्यक्ति हैं उनको विशेष सुविधाएं या छूटें उन्हें कानून के क्षेत्राधिकार से या कानून के परिपालन से मुक्त नहीं कर सकती। मान्य व्यक्ति किसी भी उच्च पद पर है, विधायक है, सांसद है या और किसी सरकारी पद पर हैं, उसका ये पद से जुड़ी हुई जो रियायतें हैं वो अलग चीज हैं, लेकिन वो रियायतें उसे कानून से ऊपर सिद्ध नहीं करती। कानून उसके ऊपर भी उतना ही लागू होगा, उसका भी उतना ही उत्तरदायित्व कानून के प्रति है जितना कि आम जन का है। नेक्स्ट है समान अधिकारों की व्यवस्था। अधिकारों की तो अपनी एक विशेषता है कि जो अधिकार है वो सार्वभौमिक होते हैं, माने जो अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। और वर्तमान समय में लोकतंत्रीय देशों में जो अधिकारों की व्यवस्था है वो लिखित रूप से संविधान में की जाती है। हर देश का जो अपना लिखित संविधान है, और जिस देश में संविधान होता है, संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है, और उसी के अंतर्गत ही लिखित रूप से अधिकारों की व्यवस्था भी निहित कर दी जाती है राज्य द्वारा। तो समानता का जो वैधानिक पक्ष है वो ये मांग करता है कि अधिकारों की व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए।
यदि किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के लोगों को कुछ अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो फिर यह समानता के वैधानिक पक्ष की स्पष्ट रूप से अवहेलना है। समानता का जो वैधानिक पक्ष है उसको विश्वसनीय बनाने के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए विचारकों ने कुछ सुझाव दिए हैं। वो कहते हैं कि वैधानिक समानता तभी संभव है जब ये कुछ एक जो परिस्थितियां हैं वो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हों। पहला है इसमें प्रजातंत्रीय शासन। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली होगी तभी कानूनी समानता की स्थापना हो सकती है और संभव हो सकती है, क्योंकि तानाशाही व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। तानाशाही व्यवस्था में सिर्फ जो शासक के हित हैं वो सर्वोपरि होते हैं, शासितों के हितों को कोई भी महत्व किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाता। सेकंड है इसमें आर्थिक विषमताओं को दूर करना, कि समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई यदि ज़्यादा चौड़ी होगी तो ऐसे में जो धनी लोग हैं वो निश्चित रूप से प्रभावशाली होंगे और अपने धन के आधार पर या अपने प्रभाव के आधार पर वो फिर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। अब सबके पास बराबर पैसा हो यह तो संभव है नहीं, लेकिन राज्य को, सरकार को इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए आर्थिक क्षेत्र में कि धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो। जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो कम से कम चौड़ी हो और जो आर्थिक प्रणाली है उस पर राज्य का कुछ नियंत्रण हो ताकि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति शोषण का शिकार ना हो। साथ ही साथ जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क वैधानिक सहायता राज्य की ओर से उपलब्ध हो, क्योंकि वकीलों की जो फीस है, न्यायालय के जो खर्चे हैं वो गरीब आदमी के लिए वहन करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो एक तो कानूनी समानता स्थापित हो और इस कानूनी समानता को व्यवहारिक रूप से संभव बनाने के लिए जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क वैधानिक सहायता की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था, कि जो अधिकार व्यक्ति को संविधान के माध्यम से दिए गए हैं संविधान में ही उनके साथ उनकी रक्षा के उपाय भी वर्णित हों, ताकि किसी भी व्यक्ति के यदि अधिकार छीन लिए जाते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति कानून की शरण लेकर अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ इसमें न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी अनिवार्य है, कि जो न्यायपालिका है वो विधानपालिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त हो। न्यायपालिका और कार्यपालिका के दबाव से यदि न्यायपालिका मुक्त होगी तभी वो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर आम जन के पक्ष में सही न्याय दे पाएगी और दबाव मुक्त होकर कार्य कर पाएगी। ये कुछ एक स्थितियां बताई गई हैं, यदि इनकी स्थापना होगी तभी वास्तव में वैधानिक जो समानता है उसकी स्थापना संभव हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें समानता का राजनीतिक पक्ष, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।